ताबड़तोड़ रिपोर्ट्स बता रही हैं 175 से 200 फाइटर बॉम्बर भेजे हैं इजराइल ने और वहां जाकर ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की है। इतनी की है कि जैसा वो रिपोर्टर बता रहा था कि 12 दिन की लड़ाई में अभी तक नहीं देखी। और उनका मेंटल स्टेट क्या होता है जहां उनको पता हो कि किसी दिन भी हमें मारा जा सकता है, जब उन्हें यह नहीं पता कि हमारे बगल में जो हमारा लैब असिस्टेंट हमारी मदद कर रहा है, या जर्नल को यह नहीं पता कि जो ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा है ये हमारा आदमी है, मोसाद का आदमी है। चलो मान लिया इजराइल ने शुरू करी, 12 दिन पहले शुरू करी, चलो फटाफट अपने ईमान पर अगर कुछ ईमान बचाए तो हाथ रख के बता दो, कुरान पे हाथ रख के बता दो कि 7 अक्टूबर 2023 की लड़ाई किसने शुरू की थी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो लगभग 11 मिनट में 11 दिन का राउंड ऑफ फिलहाल ऑपरेशन राइजिंग लायन एंड वर्सेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो साहब नेतन्याहू कह रहे हैं हमें हिस्टोरिक विक्ट्री मिल गई और आयतुल्लाह खुमानी भी कह रहे हैं हमें हिस्टोरिक विक्ट्री मिल गई। चलो हम फिलहाल दोनों को गलत मान लेते हैं। ट्रम्प साहब नाराज हो गए, ऑन कैमरा गाली देने पर उतर आए। Doing. You understand that? कि ये दोनों पागल हो गए हैं, ये मेरी सुन नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपने ट्रम्प साहब की गालियां सुनी होंगी। माना यह जा रहा है कि ये जो सीज फायर में मिसकैलकुलेशन हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ। ईरान सीज फायर को मान गया था, लेकिन ईरान की फोर्सेस कमांडर्स आपस में कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक बैटरी, मिसाइल लॉन्चिंग बैटरी को डायरेक्शन देके, इंस्ट्रक्शन देके भेज दिया गया था, या पैगाम भेज दिया गया था कि इतने बजे तुम्हें फायर करना है। लेकिन उसके बाद सीज फायर अनाउंस हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी से उस कमांडर को वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है जिसको मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना था, और वो उधर से फायर एक मिसाइल कर देता है। ये रीजन ईरान ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को कि इस वजह से हम सीज फायर को मेंटेन नहीं कर पाए। उधर एक फ्रांस 24 में देख रहा था, उसके ईरान के संपादक ने जो 4 बजे वाला फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था कि अगर इजराइल 4 बजे के बाद बॉम्बार्डमेंट बंद कर देगा तो हम भी सीज फायर मान लेंगे और जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। सुनिए 4 बजे को लेकर फ्रांस 24 का ईरान का संपादक क्या बोल रहा है। There is a ceasefire. Tehran was under the heaviest bombardment it had ever seen during these past 12 days. I mean, I'm not joking at all. My neighborhood was probably bombed like at least 10-11 times. And I could personally hear drones and jets flying over my house. यही बात साथियों ट्रंप ने भी बोली। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. जी हाँ साथियों, माना यह गया था कि पहले जो सीज फायर का चरण होगा, पहले ईरान सीज फायर करेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल करेगा। ईरान कोई वायलेशन नहीं करेगा, और 12 घंटे इजराइल को एक बफर पीरियड दिया गया था ये चेक करने के लिए कि क्या ईरान कोई वायलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। उधर ईरान का एक मिसाइल आकर हिट हो गया और उधर इजराइल ने ताबड़तोड़, रिपोर्ट्स बता रही हैं 175 से 200 फाइटर बॉम्बर भेजे हैं इजराइल ने और वहां जाकर ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की है। इतनी की है कि जैसा वो रिपोर्टर बता रहा था कि 12 दिन की लड़ाई में अभी तक नहीं देखी है। ये इस बार एक बहुत बड़ा रहस्य बना है। लगता है इजराइल ने गाजा से भी सबक सीखा है। मीडिया को बहुत जबरदस्त मैनेज किया गया है कि ईरान की बर्बादी इस बार नहीं दिखानी है, क्योंकि बर्बादी देखकर एक वर्ल्ड में एक ओपिनियन, एक नैरेटिव जनरेट हो जाता है। यह भी कारण हो सकता है कि ईरान ने मीडिया को मैनेज किया है कि हमारी जो भी बर्बादी हो रही है वो ना दिखाओ, जिस वजह से ये नैरेटिव ना आए कि हमें बहुत नुकसान इस लड़ाई में पहुंचाया गया है। ईरान में हैवी बम्बार्डमेंट, ऐसा बम्बार्डमेंट जो पिछले 12 दिन में इस पत्रकार को, रिपोर्टर को देखने को नहीं मिला। जो भी भारतीय वहां से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर जबरदस्त मिसाइल बम्बार्डमेंट हो रहा है ईरान में। लेकिन मीडिया में आप देखिए इस बार इजराइल के डैमेज जो हुए हैं वो ज्यादा दिखाई जा रहे हैं। ये किस तरफ से स्कैम किया गया है, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अब बात करते हैं जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया। रिपोर्ट कार्ड में पहले इजराइल को खबर कर लेते हैं। 32 लोगों के फाइनली वहां पर मरने की खबर है और 48 बिल्डिंग इजराइल की, मेरे साथियों, डैमेज हुई हैं। 2 ड्रोन डैमेज हुए हैं। इतनी सैकड़ों 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 सॉर्टीज में एक भी फाइटर बॉम्बर ईरान के ऊपर इजराइल का नहीं गिरा है।
F-35 गिरा है, किसी महिला पायलट को बंधक बना लिया गया है, वो सब लफ्फाजी थी, सब जुबान खर्च था, कुछ नहीं हुआ है। उधर हम देखें तो ईरान के लगभग 950 लोगों के मरने की खबर है। एयर डिफेंस पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो चुका है और यही कारण है कि इजराइल ने अपनी हनक में, आपने नोट किया होगा, सिर्फ अपने फाइटर बॉम्बर्स ईरान के आसमान के ऊपर और ड्रोन इस्तेमाल किए और इजराइल ने एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान के ऊपर नहीं मारा, यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे आसमान पर राज कर रहे हैं। उसके अलावा 14 साइंटिस्ट इनके मारे गए हैं, लगभग 14 जनरल मारे गए हैं और 45 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की मेहनत न्यूक्लियर प्रोग्राम में बिल्कुल धाराशायी राख राख हो गई है। लेकिन ईरान ने कहा है फिर से हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। उधर कतर ने बोला है मिडिल ईस्ट नीड्स टू बी न्यूक्लियर फ्री। We want a safe region free of any nuclear weapons. फ्रांस जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था इस लड़ाई में, फ्रांस ने भी बोला है साथियों कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी कीमत पर नहीं बनाने देना है। और अब ईरान ने क्या मिसकैलकुलेशन किया और इजराइल ने क्या मिसकैलकुलेशन किया। ईरान का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है चाइना और रशिया को लेकर कि दोनों चुप रहे, सिर्फ जुबान खर्च किया और ईरान की वो मदद नहीं करी जो ईरान इतने सालों से सोचता आ रहा था। पहला। दूसरा, मुस्लिम वर्ल्ड, नाम लेके बोलूंगा, सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान के साथ लीडरशिप तो पहले ही सुन्नी वर्ल्ड की बिकी हुई है। आई एम माई सेल्फ अ सुन्नी, साहब बोलता हूं, ये पहले ही यूरोप और अमेरिका पे बिक चुके हैं। जिस दिन तेल निकला था अमेरिका सब इनका खरीद के ले गया था। इन्हें सिर्फ मौज करनी है, सोने के टॉयलेट बनाने हैं, सोने के वॉशरूम बनाने हैं, सोने की इनको कारें चलानी है और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये लोग ईरान के साथ एक बार फिर खड़े नहीं हुए, ये किसी के साथ खड़े नहीं होते, ये सिर्फ मौज करते हैं, ये बिके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये हवाई जहाज गिफ्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सुन्नी वर्ल्ड की पब्लिक भी ईरान के साथ खड़ी नहीं हुई। जिस तरह से आपको याद होगा गाजा के साथ सड़कों पर डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे, इस 12 दिन में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को नहीं मिला होगा। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि ईरान की बर्बादी सामने आ ही नहीं पाई, तो सबको लगा कि इजराइल बर्बाद हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने से क्या फायदा होगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो ईरान को हुआ है, इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस का हुआ है और मोसाद किस हद तक ईरान के अंदर घुस गया है। ईरान ने इस बात की भी कल्पना नहीं की थी कि पहले दिन ही ईरान के अंदर से ड्रोन अटैक्स हो गए थे। साइंटिस्ट कहां हैं, साइंटिस्ट कहां सो रहे हैं, जर्नल कहां बैठे हैं, सारी इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंच रही थी। ये बहुत बड़ा धक्का लगा है ईरान को। दूसरा ईरान, तीसरा चौथा ईरान को यह भी नजर आ गया है कि बिना एयर पावर के आप कभी भी इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकते। और एयर पावर पहले उनका समझ लीजिए 5% था, अब इजराइल ने मार मार के उसको लगभग 0 कर दिया है। पांचवा झटका ईरान को लगा है प्रिसीशन बॉम्बिंग ऑफ इजराइल से। ईरान ने यह सोचा नहीं था कि इजराइल 1300, 1400, 1500 किलोमीटर दूर से इतनी प्रिसीशन से बॉम्बिंग कर सकता है और इतनी बुरी तरह हमारे आसमानों को कैप्चर कर सकता है। इजराइल को जो झटका लगा है वो ये लगा है कि इजराइल ये मान के चल रहा था कि ईरान के अंदर से आवाजें उठेंगी, पब्लिक सड़क पर निकल आएगी और इस्लामिक रूल के खिलाफ ईरान में एक बगावत होगी। ये फिलहाल देखने को नहीं मिली है, आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इसका नतीजा होता है। तो ये है साथियों दोनों के बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार बिल्कुल आपके एनालिसिस। अब आप कहते रहें कि हमारे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो B-2 की बॉम्बार्डमेंट के बाद ईरान तिलमिला क्यों रहा था, यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। अब साथियों आगे ये चीज कैसे अनफोल्ड करेगी। ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहूंगा। वो इतने किलो एनरिचमेंट, यूरेनियम, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती हैं, वो कहां है क्या है, ये अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कहां गायब हो गया है, रशिया ले गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं बना के रहूंगा और पूरी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, इजराइल कह रहे हैं नहीं बनाने दूंगा। और अब साइंटिस्ट का असैसिनेशन और इनके मिलिट्री जनरल्स का असैसिनेशन, अब ये खुला खेल हो गया है, पहले बंद लिफाफे में होता था। अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि ईरान अपने इस लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ता है, कब उनके साइंटिस्ट बाहर निकलते हैं, कब खुल के रिसर्च करते हैं, कहां लैब्स बनते हैं,
क्योंकि सब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और उनका मेंटल स्टेट क्या होता है, जहां उनको पता हो कि किसी दिन भी हमें मारा जा सकता है, जब उन्हें यह नहीं पता कि हमारे बगल में जो हमारा लैब असिस्टेंट हमारी मदद कर रहा है, या जर्नल को यह नहीं पता कि जो ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा है ये हमारा आदमी है, मोसाद का आदमी है। इस स्टेट ऑफ माइंड में ईरान पहुंच गया है। तो इसमें आगे जाके कैसे कैसे ये चीजें अनफोल्ड करती हैं, क्या असैसिनेशंस होते हैं, क्या ईरान की तरफ से रॉकेट अटैक्स होते हैं। हां, कोई सेटलमेंट हो जाता है ईरान के साथ तो अलग बात है, लेकिन अगर ईरान सेटलमेंट नहीं करता है तो यह लड़ाई असैसिनेशन के रूप में धीरे धीरे सुलगती रहेगी, चलती रहेगी। और चलते चलते साथियों, बस एक सवाल, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो भी शख्स जो विशेष तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा था, मैं तो दोनों तरफ की सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा था, सब ने यह बोला कि यह लड़ाई इजराइल ने शुरू करी, इजराइल ने शुरू करी, इजराइल ने शुरू करी। सब ने बोला यही नैरेटिव है, चलो मान लिया इजराइल ने शुरू करी, 12 दिन पहले शुरू करी, चलो फटाफट अपने ईमान पर अगर कुछ ईमान बचाए तो हाथ रख के बता दो, कुरान पे हाथ रख के बता दो कि 7 अक्टूबर 2023 की लड़ाई किसने शुरू की थी। उस दिन तुम क्यों चुप थे? उस दिन तुम क्यों नहीं कह रहे थे कि यह लड़ाई गाजा से शुरू हुई है और हमास से शुरू हुई है, की है? उस दिन जब रिजवान अहमद की बात पूछ रहा था तो जवाब दे रहे थे यह लड़ाई तो 75 साल पुरानी है, अभी की थोड़ी है। तो फिर मेरे भाई, ईरान और इजराइल की लड़ाई भी 12 दिन पुरानी नहीं है, यह भी तब की है लड़ाई जब ईरान की लीडरशिप ने बोला था डेड टू इजराइल एंड डेड टू अमेरिका। यह तब की लड़ाई है जब क्लॉक ऑफ डिस्ट्रक्शन लगी थी 2015 में और 17 में, और उसमें दिन गिने जाते थे कि इजराइल किस दिन बर्बाद होगा। तो फिर यह लड़ाई भी 12 दिन पुरानी नहीं है, यह लड़ाई भी 40 साल पुरानी है। अपने हिसाब से टाइम टेबल ना बनाया करो, अपने हिसाब से हिस्ट्री के पन्ने ना खोला करो, तो बात साफ हो गई ना। यह लड़ाई अगर इजराइल ने शुरू करी है तो इजराइल पर लानत है, पर तुमने हमास पर लानत नहीं भेजी थी 7 अक्टूबर 2023 को। यही तुम्हारा दोगलापन है जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, जिस वजह से तुम चिढ़ के सिर्फ मुझे गालियां देते हो, जानते हुए कि मैं सच्चा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।